मेरे Father, खेत listen के to me. कारण The farm मेरी wasn't पत्नी गोवा sustainable, में है। and the wedding, मेरे बेटे it was मयंक के necessary शब्द for her मेरे कानों family's में एक honor. थप्पड़ की तरह We गूंज रहे needed the थे। money. मैं 3 सप्ताह के बाद घर लौटा था, जब मैं एक ऐसी सर्जरी से उबर रहा था जो मेरी जान ले सकती थी, और मेरे अपने बेटे ने मुझे इस मजाक से स्वागत किया। मैं अपने घर के दरवाजे पर जड़वत खड़ा था, मयंक की उपहासपूर्ण मुस्कान को देखते हुए, जब उसने बताया कि उसने मेरी एक संपत्ति बेचकर सोफिया की शानदार हनीमून का खर्च उठाया। मेरी बहू, जो कभी एक दिन भी काम नहीं की थी, मेरे पसीने और बलिदान के पैसों से स्वर्ग की बीचेस का आनंद ले रही थी। फिर मैंने कुछ ऐसा किया जिसकी मुझे भी उम्मीद नहीं थी। मैं हंस पड़ा, एक गहरा, ईमानदार हंसी जो मेरे दिल से निकली। मयंक ने मुझ पर उलझन भरी नजर डाली। उसकी घमंडी मुस्कान अब कमजोर होने लगी थी। पिता, इसमें इतना मजेदार क्या है? उसने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मैं हंसता रहा। जैसे ही मैंने अपनी यात्रा के लिए पहनी गई हरी जैकेट उतारी, 40 वर्षों में एक कृषि साम्राज्य बनाने के बाद, हर दिन जल्दी उठकर अपनी जमीन के हर विवरण की निगरानी करने के बाद, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए छुट्टियों और आराम का बलिदान देने के बाद, मेरा बड्ढा बेटा मुझे इस विश्वासघात से मिला। ओ मयंक, मैंने हंसी के बीच कहा। काश तुम जानते कि तुमने क्या किया। उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया। घमंड जैसे सुबह की ओस की तरह इवापोरेट हो गया। क्या? तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, उसके हाथों को कांपते हुए देखा। 3 हफ्तों के दौरान, जब मैं अस्पताल के बिस्तर पर जीवन और मृत्यु के बीच लड़ रहा था, मेरे बेटे ने अपने जीवन का सबसे बेवकूफी भरा निर्णय लिया। और सबसे बुरी बात यह थी कि उसे यह भी नहीं पता था कि यह कितना बेवकूफाना था। जो खेत तुमने बेचा मेरे प्यारे बेटे, मैंने हंसते हुए एक आंसू पोंछते हुए कहा, क्या तुम सच में सोचते थे कि मैं, जो जीवन भर जमीन पर काम किया है, अपनी संपत्तियों को बिना कानूनी सुरक्षा के छोड़ दूंगा? मयंक ने गहरी सांस ली। पिता, मेरे पास दस्तावेज थे। सब कुछ ठीक था। नोटरी ने मुझे बताया। नोटरी ने तुम्हें वही बताया जो सोफिया चाहती थी। मैंने बीच में ही कहा, क्योंकि मेरी प्यारी बहू जानती थी कि वह तुम्हारे सामने किस कागज पर दस्तखत करने के लिए रख रही थी। हमारे बीच मौन एक भौतिक उपस्थिति की तरह छा गया। मैंने देखा कि मेरा बेटा धीरे धीरे जानकारी को समझने लगा, कैसे उसका मस्तिष्क उन बिंदुओं को जोड़ने लगा जिन्हें वह जोड़ना नहीं चाहता था। तुम्हें बिक्री के लिए कितना मिला? मैंने अपनी आवाज को शांत रखते हुए पूछा, हालांकि अंदर से मैं गुस्से और निराशा के मिश्रण से भरा था। $2 लाख, उसने बुदबुदाते हुए कहा, मेरी दृष्टि से बचते हुए। यह हनीमून के लिए और कुछ कर्ज चुकाने के लिए काफी था। मैंने फिर से हंसते हुए कहा, लेकिन इस बार हंसी अलग थी, अधिक कड़वी, अधिक दर्दनाक। $2 लाख, मैंने दोहराया, हर शब्द को छकते हुए। मैंने रुककर कहा, मैं अब सब कुछ नहीं बताने वाला था। पहले मैं देखना चाहता था कि यह विश्वासघात कितना गहरा है और कौन कौन इसमें शामिल है, और उन्होंने क्या और योजना बनाई थी जब मैं अपने जीवन के लिए लड़ रहा था। मयंक, मैंने कहा, रसोई की ओर बढ़ते हुए, मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बताओ कि सब कुछ कैसे हुआ, शुरुआत से। और मुझसे झूठ मत बोलना, क्योंकि मुझे तुमसे ज्यादा पता है। मैंने उसे रसोई की कुर्सी पर गिरते हुए सुना। उसके कंधे ऐसे झुक गए जैसे दुनिया का बोझ अचानक उस पर गिर गया हो। पहली बार जब से वह आया था, उसने महसूस किया कि कुछ बहुत गलत हुआ है। पिता, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, उसने कांपती आवाज में कहा। सोफिया ने कहा कि यह बस एक छोटा खेत था जिसे तुम बमुश्किल ही इस्तेमाल करते थे। क्या? जिसे मैंने बमुश्किल इस्तेमाल किया? मैंने धीरे से दोहराया। क्या यही उसकी जस्टिफिकेशन थी? उसने दुखी होकर सिर हिलाया। उसने कहा कि हमें इस हनीमून का हक है, क्योंकि हमने बहुत कुछ सहा है कि तुम कभी नहीं जानोगे, क्योंकि तुम बीमार थे। और वह अचानक रुक गया, और उन्होंने सोचा कि मैं उस ऑपरेशन की मेज पर मर जाऊंगा। वे शब्द शांत पानी में पत्थरों की तरह गिरे। मयंक ने तेजी से अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में आंसू थे।
नहीं पिता, हमने कभी नहीं सोचा कि तुम मर जाओगे। कभी नहीं, उसने रोते हुए कहा, अपने हाथ की पीठ से अपनी नाक पोंछते हुए, जैसे वह बच्चा था। सोफिया ने बस कहा कि हमें उस पैसे की तुरंत जरूरत थी। मैंने चाय का एक कप बनाया और उसके सामने बैठ गया। परिचित सुगंध ने मुझे शांत किया, जबकि मैंने अपने बेटे को बिखरते हुए देखा। 28 वर्षों से वह मेरा गर्व, मेरा पहला बेटा, बुद्धिमान और मेहनती था। कब वह इस कमजोर व्यक्ति में बदल गया जिसने एक महिला द्वारा नियंत्रित होने दिया, जो केवल डॉलर के संकेतों को देखती थी जहां परिवार होना चाहिए था? मुझे बताओ कि वास्तव में क्या हुआ, मैंने कहा, अपनी आवाज को दृढ़ रखकर लेकिन निर्दयी नहीं। जब से तुम अस्पताल आए, तब से लेकर उस दिन तक जब तुमने उन कागजों पर हस्ताक्षर किए। मयंक ने गहरी सांस ली, खुद को संभालने की कोशिश करते हुए। तुम्हारी सर्जरी के दिन, जब डॉक्टरों ने कहा कि यह बहुत जोखिम भरा है, सोफिया हिस्टेरिकल हो गई। वह घंटों रोई, यह कहते हुए कि अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो हम। कुछ नहीं, मैंने आश्चर्य से पूछा, भौहें चिढ़ाते हुए। क्या तुम्हारे पास अपनी नौकरी नहीं है, अपना पैसा नहीं है? हाँ, लेकिन सोफिया ने कहा कि शादी के खर्चों और घर में किए गए निवेश के चलते हम आर्थिक रूप से डूब रहे हैं और हमारा जो हनीमून का सपना था वह हमारी आय के साथ असंभव है। मैंने चाय का एक घूंट भरा, उसकी कड़वाहट का स्वाद लेते हुए। तो तुमने मेरी संपत्ति को अपनी वित्तीय समस्याओं का समाधान समझ लिया? ऐसा नहीं था, उसने चिल्लाते हुए कहा, टेबल पर मुट्ठी मारते हुए। सोफिया ने जांच की, काउंटी रिकॉर्डर के कार्यालय गई, दस्तावेजों की समीक्षा की, वकीलों से बात की। उसने मुझे दिखाया कि तुम्हारे नाम पर 8 संपत्तियां दर्ज हैं और उनमें से एक संत सेबेस्टियन फार्म सबसे छोटी और कम उत्पादक है। संत सेबेस्टियन, यह नाम मेरे दिल में एक अलार्म की तरह गूंजा। बिल्कुल, उन्होंने संत सेबेस्टियन को चुना। वह संपत्ति जो कागज पर सबसे कम महत्वपूर्ण लगती थी, जिसे कोई भी बिना व्यापारिक ज्ञान के व्यक्ति फालतू समझता। और तुमने अपनी ओर से कुछ नहीं जांचा? मैंने पूछा, निराशा धीरे धीरे कुछ और खतरनाक में बदलते हुए। मैंने अपनी पत्नी पर विश्वास किया, उसने कहा, मेरी नजर से बचते हुए। उसके पास बिजनेस की डिग्री है पिता, वह इन चीजों को मुझसे बेहतर जानती है। सोफिया ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की है, न कि कृषि भूमि प्रबंधन की। मैंने उसे याद दिलाया, दफ्तर चलाने और एक फार्म की असली कीमत समझने में बहुत बड़ा अंतर है। वह चुप रहा, मेरे शब्दों को समझते हुए। मैं उसके सिर में घूमते पहियों को देख सकता था। उसे समझ में आने लगा था कि उसने क्या किया है। जारी रखो, मैंने आदेश दिया। तुमने दस्तावेज कैसे प्राप्त किए? तुमने मेरी अनुमति के बिना कैसे बेचने का प्रबंधन किया? सोफिया ने कहा कि उसकी काउंटी रिकॉर्डर के कार्यालय में एक संपर्क है जो मेडिकल इमरजेंसी मामलों का जानकार है। जब कोई व्यक्ति सर्जरी में होता है और मृत्यु के जोखिम में होता है, तो अपैरेंटली निकटतम रिश्तेदार वित्तीय निर्णय ले सकता है अगर उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी हो। पावर ऑफ अटॉर्नी? ये शब्द मेरे मुंह से बर्फ की तरह निकले। मैंने तुम्हें पावर ऑफ अटॉर्नी कब दिया मयंक? यदि यह संभव था तो वह और भी पीला पड़ गया। सोफिया ने कहा कि तुमने इसे सालों पहले एक एहतियात के रूप में साइन किया था, जो तुम्हारी वसीयत के साथ एक बैंक की सुरक्षित जमा बॉक्स में था। यह झूठ इतना बेहया, इतना बखूबी बनाया गया था कि मुझे अपनी बहू की चतुराई की तारीफ करनी पड़ी। क्या तुमने इस दस्तावेज को देखा? मैंने पूछा। सोफिया ने मुझे दिखाया। इस पर तुम्हारा हस्ताक्षर था और सब कुछ। तुम्हारी पत्नी ने मेरा हस्ताक्षर जाली बनाया। मैं नहीं, खैर मुझे नहीं पता, यह असली लगता था। उसने कहा कि यह एक कानूनी दस्तावेज था जो तुमने तुम पर कुछ होने की स्थिति में तैयार किया था। मैं टेबल से उठकर खिड़की के पास गया। मेरी जमीन क्षितिज तक फैली थी, परिश्रम और बलिदान के एकड़ और एकड़। हर पेड़ मैंने अपने हाथों से लगाया, हर बाड़ मैंने अपनी मेहनत से बनाई, हर जानवर मैंने अपनी लगन से पाला। मयंक, मैंने बिना मुड़े कहा, तुम्हें खरीदार खोजने में कितना समय लगा? ज्यादा नहीं, सोफिया ने पहले से ही एक का नाम सोच रखा था। चिकागो से एक व्यवसायी जिसने ग्रामीण संपत्तियों में रुचि दिखाई थी।
सोफिया को इस व्यवसाय के बारे में कैसे पता चला? गहरी चुप्पी। एक ऐसी चुप्पी जो इतनी लंबी थी कि मैंने अंततः उसकी ओर मुड़कर देखा। मयंक ने अपने हाथों में सिर रख लिया था, उसके कंधे कांप रहे थे। सोफिया को इस व्यवसाय के बारे में कैसे पता चला मयंक? वह सर्जरी से पहले से उससे संपर्क में थी। उसने आखिरकार कबूल किया। उसने कहा कि यह केवल बाजार मूल्य जानने के लिए था। पहेली का अंतिम टुकड़ा अपनी जगह पर आ गया। सोफिया ने मेरी सर्जरी के दौरान कोई कार्रवाई नहीं की थी। वह महीनों, शायद सालों से इसकी योजना बना रही थी। मेरी बीमारी बस एक ऐसा अवसर था जिसका वह इंतजार कर रही थी। और मेरी प्यारी बहू अब कहाँ है? मैंने पूछा, मुझ में एक अजीब शांति का अनुभव करते हुए। वह गोवा में है। वह 1 हफ्ते पहले गई थी। उसने कहा कि उसे सब कुछ के तनाव से आराम करने की जरूरत है। तनाव? मैंने हंसी में कहा। बेचारी सोफिया, अपने ससुर को लूटना कितना तनावपूर्ण हो सकता है जब वह अस्पताल में मरने के कगार पर हो। पिता, यह लूट नहीं थी, ये एक कानूनी बिक्री थी। हमारे पास सभी कागजात, सभी हस्ताक्षर हैं। जाली हस्ताक्षर? मैंने बीच में ही कहा। मयंक ठहर गया। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि संत सेबेस्टियन फार्म को कानूनी रूप से बेचने के लिए तुम्हें न केवल वह पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए जो मैंने कथित तौर पर साइन किया है, बल्कि मेरी सीधी अनुमति, मेरे रिकॉर्डर के कार्यालय में मौजूदगी और मेरी पहचान की पुष्टि करने के लिए 3 गवाहों की आवश्यकता है। मैंने उसके चेहरे को धीरे धीरे बिगड़ते हुए देखा, जैसे वह जानकारी को समझने लगा। लेकिन नोटरी ने कहा कि सब कुछ सही है। कौन सी नोटरी मयंक? मुझे नाम बताओ। जेम्स मॉरिसन। उसका कार्यालय शहर के बीच में है। जेम्स मॉरिसन, बेशक। वही नोटरी जिसने पिछले साल अनियमितताओं के लिए जांच की थी, वही जिसने अगर कीमत सही हो तो आंखें मूंदने की प्रतिष्ठा बनाई थी। मेरे प्रिय बेटे, मैंने अपनी सीट पर लौटते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम और सोफिया या तो धोखाधड़ी के शिकार हो गए या इसमें शामिल थे। मेरे शब्दों के बाद आई चुप्पी इतनी घनी थी कि इसे चाकू से काटा जा सकता था। मयंक ने मुझसे देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे मैंने कह दिया हो कि दुनिया सपाट है। उसका मुंह खुला और बंद होता रहा, जैसे पानी से बाहर निकली मछली सांस लेने की कोशिश कर रही हो। धोखा? उसने अंत में कहा। लेकिन पिता, मैंने दस्तावेज देखे, सब कुछ कानूनी लग रहा था। सोफिया ने हमें पूरी प्रक्रिया समझाई। मैं अपने बेटे के हर इशारे को ध्यान से देख रहा था। 4 दशकों के पिता होने के बाद मैंने सच्चे अपराधबोध और सोच समझकर की गई चालाकी में फर्क करना सीख लिया था। मयंक के चेहरे पर जो मैंने देखा वह असली आतंक था। उस आदमी का डर जो समझने लगा था कि वह एक बड़े खेल में केवल एक प्यादा बना हुआ था। मुझे बताओ, तुमने कौन कौन से दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए? मैंने आदेश दिया, अपनी आवाज को नियंत्रित रखते हुए, जबकि अंदर भावनाओं का तूफान उमड़ रहा था। पहले मैंने एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसमें कहा गया कि आप सर्जरी के कारण अस्थायी रूप से असमर्थ हैं। फिर मैंने आपके कानूनी प्रतिनिधि के रूप में बिक्री की अनुमति देने के लिए हस्ताक्षर किए, और अंत में मैंने आपके नाम पर खरीद और बिक्री का अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। हर शब्द एक गहरा घाव था। और क्या कभी यह आपके मन में आया कि मैं, एक आदमी जिसने दशकों तक अपने व्यवसाय का प्रबंधन किया, अपने बेटे से वित्तीय निर्णय लेने के लिए क्यों कहूंगा? सोफिया ने कहा कि यह चिकित्सा आपातकाल के मामलों में सामान्य है, ताकि अस्पताल संपत्तियों पर दावे न कर सकें यदि चिकित्सा खर्च नियंत्रण से बाहर हो जाए। चिकित्सा खर्च? मैंने कड़वे हंसी में कहा। मयंक, मेरे पास 20 साल से निजी स्वास्थ्य बीमा है। मेरी सर्जरी से जुड़े खर्च पूरी तरह से कवर थे। मैंने देखा कि उसका चेहरा और बिगड़ रहा था। हर उत्तर जो मैंने दिया, उसने सोफिया द्वारा बनाए गए झूठों में से एक को और नष्ट कर दिया। लेकिन उसने मुझे अस्पताल के बिल दिखाए। उसने कमजोर स्वर में मरमर किया। उन्होंने कहा कि कुछ असाधारण खर्च थे जो बीमा द्वारा कवर नहीं किए गए। वे बिल जो सुविधाजनक तरीके से तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें दिखाए, वे तो मेरे नाम पर भी नहीं थे। उसने दुखी होकर सिर हिलाया। वे परिवार के नाम पर थे।
सोफिया ने कहा कि अस्पताल इसी तरह के मामलों में काम करता है। मैं फिर से उठकर उस दराज के पास गया जहां मैंने अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे थे। मैंने एक फोल्डर निकाला और उसे मयंक के सामने टेबल पर रख दिया। यहां असली अस्पताल के बिल हैं, मैंने कहा फोल्डर खोलते हुए। जैसा कि आप देख सकते हैं, सभी खर्च मेरे बीमा द्वारा कवर किए गए थे। मैंने अपनी जेब से केवल $150 अतिरिक्त दवाओं के लिए खर्च किए। मयंक ने कांपती हुई हाथों से दस्तावेज उठाए। उसकी आंखें हर लाइन, हर संख्या को देख रही थीं, जैसे वह अपनी ही मृत्यु का वाक्य पढ़ रहा हो। यह नहीं हो सकता, उसने फुसफुसाया। सोफिया ने जो बिल दिखाए वे 200 यूएस डॉलर्स के थे। जाली बिल, मैंने कहा, जो मयंक ने विशेष रूप से मेरी संपत्ति बेचने की जल्दी को सही ठहराने के लिए बनाए थे। वह अचानक खड़ा हो गया। कुर्सी गिर गई। वह रसोई में इधर उधर टहलने लगा, अपने बालों में हाथ फेरते हुए, जैसे किशोरावस्था में जब उसने कुछ गलत किया था। मुझे उसे कॉल करना है, उसने कहा, अपने मोबाइल फोन को पकड़ते हुए। मुझे इस बारे में उससे पूछना है। इसका कोई ना कोई स्पष्टीकरण तो होना चाहिए। बिल्कुल, मैंने व्यंग्य से कहा। अपनी पत्नी को कॉल करो, जो धोखाधड़ी से मिली धनराशि से स्वर्गीय समुद्री तटों का आनंद ले रही है। मुझे यकीन है कि उसके पास इस सब के लिए एक बिल्कुल तार्किक स्पष्टीकरण होगा। उसने घबराए हुए अंगुलियों से सोफिया का नंबर डायल किया और 1 बार, 2 बार, 3 बार इंतजार किया। वह जवाब नहीं दे रही। उसने मर्मर्ड किया, फिर से कोशिश करते हुए। कितना अजीब, मैंने व्यंग्य से कहा। एक महिला जो धोखाधड़ी कर चुकी है, वह फोन पर बात नहीं करना चाहती। कितना आश्चर्यजनक। उसने 5 बार और कोशिश की। हर कॉल सीधे वॉइसमेल पर चली गई। अंततः उसने हार मान ली और कुर्सी पर गिर पड़ा, अपना सिर हाथों में पकड़े हुए। पिता, उसने रुंधे गले से कहा, अगर जो आप कह रहे हैं वह सच है तो मैंने एक अपराध किया है। तुमने सिर्फ एक अपराध नहीं किया मयंक, तुमने अपने पिता के साथ धोखा किया। तुमने अपने परिवार की विरासत को एक ऐसी महिला के विम्स को वित्त पोषित करने के लिए बेच दिया जो तुमसे पहली मुलाकात से ही झूठ बोल रही है। उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। मैं क्या करूंगा? मैं इसे कैसे ठीक करूंगा? मैंने फिर से उसके सामने बैठकर अपने दिल के टूटने का एहसास करते हुए अपने बेटे को नष्ट होते देखा। सब कुछ होने के बावजूद, धोखाधड़ी और दर्द के बावजूद, वह अभी भी मेरा पहला बेटा था। वह बच्चा जिसे मैंने अपनी बाहों में उठाया था, वह लड़का जिसे मैंने चलना सिखाया था, वह युवा आदमी जिसने मुझे गर्व से भर दिया जब उसने कॉलेज से स्नातक किया। पहले, मैंने धीरे से कहा, तुम मुझे इस ऑपरेशन के बारे में जो कुछ भी जानते हो सब बताओ। हर विवरण, हर बातचीत, हर दस्तावेज जिस पर तुमने हस्ताक्षर किए। और जब मैं कहता हूं सब, तो मेरा मतलब सब है। उसने निराशा से सिर हिलाया। मैं वादा करता हूं पिता, मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। दूसरा, तुम मेरी मदद करोगे इस आपदा को पलटने में, क्योंकि मैं गारंटी देता हूं कि मैं अपनी संपत्ति को धोखेबाजों के हाथ में नहीं छोड़ूंगा। लेकिन पैसे तो खर्च हो गए हैं, उसने फुसफुसाया। सोफिया ने हनीमून के लिए लगभग सब कुछ ले लिया। केवल $30,000 बचे थे, जिससे हमने घर के कर्ज चुकाए। ओह, मेरे प्यारे बेटे, मैंने कहा, मेरे होंठों पर एक ठंडी मुस्कान बनते हुए। अगर तुम सोचते हो कि सोफिया ने सिर्फ हनीमून का पैसा लिया, तो इसका मतलब है कि तुम यहां हो रहे असली घटनाक्रम को समझ नहीं पाए हो। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। आपका मतलब क्या है? मेरा मतलब है कि जबकि तुम सोचते थे कि तुम $200,000 की संपत्ति बेच रहे हो, सोफिया को पूरी तरह से पता था कि वह एक संपत्ति बेच रही है। मेरे बेटे की बेवकूफी की कीमत बहुत बहुत ज्यादा है। कितनी ज्यादा? मैं उसे एक लम्हे के लिए देखता रहा। मेरा बेटा, मेरा पहला संतान, मेरी रसोई में बैठा, उसकी आंखों में आंसू और दिल में डर। अब समय आ गया था कि उसे पूरी सच्चाई बताई जाए, सच्चाई जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देगी। मयंक, मैंने धीरे से कहा, सेंट सेबास्टियन फार्म केवल एक संपत्ति नहीं है। यह केवल मवेशियों या फसलों के लिए जमीन नहीं है। तो यह क्या है? यह मेरे पूरे साम्राज्य का दिल है। उस साधारण सी जमीन के नीचे 3 भूमिगत जल के कुएं हैं जो पूरे क्षेत्र को पानी मुहैया कराते हैं।
इसके अलावा इसमें 5 अलग अलग कंपनियों के साथ लीज अनुबंध हैं जो केवल उस पानी का उपयोग करने के लिए सालाना एक्स $2 मिलियन देती हैं। मैंने देखा कि उसके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। 2 मिलियन प्रतिवर्ष, मयंक, हर साल 8 सालों तक, और ये अनुबंध 2035 तक वैध हैं। वह टेबल के किनारे को कसकर पकड़ रहा था जैसे वह बेहोश होने वाला हो। इसका मतलब है कि वह संपत्ति जिसे तुमने $2 लाख में बेचा, वह असल में $15 मिलियन की है। उसके बाद की चुप्पी पूरी तरह से गहरी थी, यहां तक कि बाहर के पक्षियों ने भी चहचहाना बंद कर दिया। मयंक ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कहा हो, धरती घूमना बंद कर दी है। 15 मिलियन, उसने यांत्रिक स्वर में दोहराया, और सोफिया को पता था। मयंक, तुम्हारी प्यारी पत्नी जानती थी कि उसने उस विशेष संपत्ति को चुनते समय क्या किया। 15 मिलियन। मयंक ने उन शब्दों को ऐसे दोहराया जैसे वे किसी विदेशी भाषा में हों जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। उसके चेहरे का रंग ऐसा हो गया जैसे उसकी मां के पहले दिल के दौरे के समय था। पिता, यह सच नहीं हो सकता। अगर वह संपत्ति इतनी मूल्यवान थी तो आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? मैं अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। वर्षों का बोझ मेरे कंधों पर महसूस कर रहा था। और तुम्हें उस जानकारी की क्या जरूरत थी, मयंक? जब तुम्हारी मां का निधन हुआ, तुम 22 वर्ष के थे और केवल अपनी पढ़ाई खत्म करने के बारे में सोच रहे थे। जब तुमने शादी की, तुम अपने जीवन को संवारने में लगे थे। तुमने कभी परिवार के व्यवसाय में असली रुचि नहीं दिखाई। लेकिन मैं तुम्हारा बड़ा बेटा हूं, मुझे जानने का अधिकार था। अधिकार? यह शब्द मेरे मुंह से उस ताकत के साथ निकला जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। अधिकार कमाए जाते हैं, मयंक, अपने आप नहीं मिलते। तुम्हारा भाई पीटर मेरे साथ 5 साल से काम कर रहा है, हर पहलू को सीखते हुए। वह संपत्तियों की असली कीमत जानता है। मैंने देखा कि उसके चेहरे पर कुछ बदल गया, ईर्ष्या और नाराजगी का मिश्रण। मैंने तुरंत पहचान लिया। यह वही चेहरा था जो वह बचपन में बनाता था जब पीटर को वह ध्यान मिलता था जिसे वह अपने जन्म के अधिकार से समझता था। पीटर को जल अनुबंधों के बारे में पता है? उसने तनाव भरी आवाज में पूछा। पीटर को सब कुछ पता है जो उसे जानने की जरूरत है, और उसे यह भी पता है कि वह अपनी पत्नी के लिए कभी अपने परिवार का विश्वास नहीं तोड़ता, जिसे वह मुश्किल से 2 साल से जानता है। मयंक अचानक खड़ा हो गया, टेबल पर चाय गिराते हुए। यह सही नहीं है। मुझे नहीं पता था कि सोफिया मुझसे झूठ बोल रही है। सच में, मयंक। मैं भी खड़ा हो गया, महसूस करते हुए कि पूरे वार्तालाप के दौरान मैंने जो धैर्य रखा था वह टूटने लगा। सच में, तुम मेरी रसोई में खड़े होकर मेरी सबसे मूल्यवान संपत्ति को मेरे पीछे बेचकर और मुझसे नाइंसाफी की शिकायत कर रहे हो। मैंने सोचा कि मैं सही कर रहा हूं। मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। मदद कर रहा हूं? मेरे गले से निकली हंसी एक घायल जानवर की गरज की तरह सुनाई दी। तुम मेरी जमीन को बिना मेरी जानकारी के बेचकर मेरी मदद कैसे कर रहे थे? तुम मुझे धोखाधड़ी करने वाली अपनी पत्नी को कैसे अनुमति दे रहे थे? मुझे नहीं पता था कि वे नकली हैं, क्योंकि तुम जानना नहीं चाहते थे। मैंने आखिरकार चिल्लाया। वर्षों की दबाई हुई नाराजगी सतह पर आ गई। क्योंकि तुम्हारे लिए सोफिया के झूठों पर विश्वास करना आसान था, बजाय इसके कि तुम कठिन सवाल पूछो। क्योंकि तुम्हारे लिए पैसे लेना और दूसरी ओर देखना आसान था, बजाय वास्तविकता का सामना करने के। मयंक पीछे हट गया जैसे उसे थप्पड़ मारा गया हो। उसकी आंखों में फिर से आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें कुछ अलग था। अब केवल अपराध बोध और आतंक नहीं था। अब वहां एक गहरा निराशा थी, उस आदमी का आतंक जो समझने लगा था कि उसने सब कुछ खो दिया है। पिता, उसने फुसफुसाया, कृपया मुझे बताओ, मैं इसे ठीक करने के लिए क्या कर सकता हूं। मुझे बताओ, मैं तुम्हारा विश्वास कैसे फिर से पा सकता हूं। मैंने खिड़की की ओर मुड़कर उन खेतों को देखा जिन्हें मैंने अपने हाथों से बनाया था। प्रत्येक एकड़ मेरे वर्षों की मेहनत, बलिदानों और अपने परिवार के भविष्य की योजना बनाते हुए जागी रातों का प्रतिनिधित्व करता है। और अब मेरे अपने बेटे की बेवकूफी के कारण सब कुछ खतरे में था। क्या तुम जानते हो कि इस सब में मुझे सबसे ज्यादा क्या दुखी करता है?
मैंने मुड़कर कहा, यह पैसे की बात नहीं है मयंक। ये 15 मिलियन की बात भी नहीं है। यह इस बात की है कि मेरा अपना बेटा मुझे एक बाधा के रूप में देखता है जिसे हटाना है। मैंने तुम्हें कभी ऐसा नहीं देखा। मैंने उसकी ओर मुड़कर नहीं देखा। तो मुझे समझाओ कि तुमने इस फैसले को लेने से पहले मुझसे बात क्यों नहीं की। मुझे समझाओ कि तुमने एनेस्थीसिया से उठने का इंतजार क्यों नहीं किया ताकि मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर परामर्श कर सको। वह चुप रहा, क्योंकि हम दोनों को पता था कि इसका जवाब क्या था। उसने और सोफिया ने जानबूझकर तब तक इंतजार किया जब तक मैं अपने सबसे कमजोर क्षण में नहीं था, ताकि वे अपनी योजना को कार्यान्वित कर सकें। सर्जरी एक बुधवार को थी। मैंने जारी रखा, महसूस करते हुए कि हर शब्द में दर्द है। मैं जागा। गुरुवार की दोपहर। दस्तावेज शुक्रवार को साइन किए गए। सच में तुम मुझे बताने वाले हो कि मेरे लिए रुकने का कोई समय नहीं था। सोफिया ने कहा कि बहुत कम समय था। खरीदार के पास और भी रुचियां थीं और अगर हमने तुरंत साइन नहीं किया तो हम बिक्री खो देंगे। एक और झूठ। मैं भड़क उठा। क्या तुम्हें यह सुविधाजनक नहीं लगता कि सब कुछ इतनी जल्दी करना था? क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगा कि तुम्हारी पत्नी के पास सभी जवाब पहले से तैयार थे? मयंक कुर्सी में बैठ गया, हार मानकर। मुझे नॉटरी से बात करनी है। मुझे बिक्री रद्द करनी है। किस पैसे से? मयंक, $2 लाख कहाँ हैं? मैंने कहा कि सोफिया ने अधिकांश पैसे हनीमून के लिए ले लिए, लेकिन हम जो बाकी हैं उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोन ले सकते हैं। तुम नहीं समझते, मैंने बीच में ही कहा। यह सिर्फ पैसे लौटाने का मामला नहीं है। खरीदार अब कानूनी रूप से सेंट सेबेस्टियन फार्म का मालिक है और मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि उसे यह अच्छे से पता है कि उसने क्या खरीदा है। यह एहसास मयंक पर बिजली की तरह गिरा। खरीदार? वह शुरुआत से ही सोफिया के साथ मिलकर काम कर रहा था। बिल्कुल। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इतनी जल्दी एक ऐसा खरीदार मिलना संयोग था जो बिना सवाल पूछे नकद भुगतान करने को तैयार था? लेकिन तब यह तुम्हारी सर्जरी से बहुत पहले की योजना थी। अंत में, मैंने कटुता से कहा, मेरा चतुर 28 वर्षीय बेटा आखिरकार समझ गया कि उसे पहले दिन से ही बेवकूफ बनाया गया। उसने अपने सिर पर हाथ रखा, निराशा में अपने बालों को खींचते हुए। मैं क्या करूंगा? मैं कैसे जीऊंगा यह जानकर कि मैंने अपने परिवार को नष्ट कर दिया? यह एक सवाल है जिसका उत्तर तुम्हें खुद देना होगा, मैंने कहा। मेरे दिल में कुछ कठोर हो रहा था। लेकिन पहले तुम्हें कुछ और जानना है। उसने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में टेरर दिखा, जैसे उसे पता हो कि सबसे बुरा अभी आना बाकी है। और क्या? उसने गले में अटकती आवाज में पूछा। सोफिया हनीमून पर गोवा में नहीं है। पिता, तुम क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि जबकि तुम यहां रो रहे थे और अपराध बोध महसूस कर रहे थे, तुम्हारी प्यारी पत्नी सीधे कैरिबियन गई। क्या तुम जानते हो क्यों? उसने सिर हिलाया। हालांकि मुझे लगता है कि गहराई में उसे पहले से ही पता था, क्योंकि वहीं उसने 3 महीने पहले एक ऑफशोर बैंक खाता खोला था। एक खाता जहां उसने $2 लाख नहीं बल्कि $2 मिलियन जमा किए। उसके बाद की चुप्पी पूर्ण थी। मयंक ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कहा हो कि गुरुत्वाकर्षण काम करना बंद कर चुका है। 2 मिलियन? उसने यांत्रिक रूप से दोहराया। खरीदार ने सीधे उसे $2 मिलियन का भुगतान किया। जो $2 लाख तुमने प्राप्त किए थे, वह बस एक टिप थी जो उसने तुम्हारे साथ साझा की थी। मैंने देखा कि उसकी दुनिया पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। जो कुछ भी उसने अपने विवाह, अपनी पत्नी, अपनी खुद की जिंदगी के बारे में समझा था, वह एक पल में इवेपोरेटेड हो गया। तुम ये सब कैसे जानते हो? उसने पूछने की हिम्मत जुटाई। मैंने पहली बार मुस्कुराया, लेकिन ये एक सुखद मुस्कान नहीं थी। क्योंकि मेरे प्यारे बेटे, जब तुम सोफिया के झूठों पर अंधेरे भरोसे कर रहे थे, मैंने पहले से ही तुम्हारी पत्नी की जांच की थी। सोफिया की जांच? ये शब्द मयंक के मुंह से ऐसे निकले जैसे उसने पहली बार उन्हें कहा हो। तुमने मेरी पत्नी की जांच क्यों की? मैं रसोई की अलमारी के पास गया और दूसरी फोल्डर निकाली, जो पहले से कहीं ज्यादा मोटी थी। मैंने उसे टेबल पर एक भारी आवाज के साथ रखा, जो पूरे कमरे में गूंज गई।
मयंक उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह एक बम हो जो फटने वाला हो। क्योंकि मैं 68 साल की उम्र में बेवकूफ नहीं बना बेटा, मैंने धीरे से फोल्डर खोली। और क्योंकि एक महिला जो अचानक प्रकट होती है, मेरे करोड़पति बेटे से 6 महीने डेटिंग करने के बाद शादी करती है और परिवार के बारे में जानने में कभी सच्ची रुचि नहीं दिखाती, हमेशा मेरी शंकाएं जगाती है। सोफिया को नहीं पता था कि जब हम मिले तो मैं करोड़पति था। ओह नहीं, मैंने फोल्डर से पहला पन्ना निकाला। यहां उस निजी जासूस की रिपोर्ट है जिसे मैंने नियुक्त किया था, ग्लोरिया मार्टिनेज, पूर्व डिटेक्टिव, जो वैवाहिक धोखाधड़ी मामलों की विशेषज्ञ है। क्या तुम चाहोगे कि मैं पढ़ूं कि उसने तुम्हारी प्यारी पत्नी के बारे में क्या खोजा? मयंक का चेहरा पीला पड़ गया। तुमने सोफिया पर एक निजी जासूस लगाया? मैंने एक निजी जासूस लगाया। मैंने दृढ़ता से ठीक किया। और यह पता चला कि मुझे ऐसा करने के लिए बहुत अच्छे कारण थे। मैंने दस्तावेज से पढ़ना शुरू किया। सोफिया काल्डेरॉन, 32 साल की, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से व्यवसाय प्रबंधन की स्नातक, जैसे उसने तुम्हें बताया। लेकिन जो उसने तुम्हें नहीं बताया वह यह है कि उसे अपने अंतिम सेमेस्टर में शैक्षणिक दस्तावेजों को जाली बनाने के लिए निष्कासित किया गया था। मैंने देखा कि मयंक ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वह और सुनना नहीं चाहता। लेकिन मैं समाप्त नहीं हुआ था। 2019 से 2021 के बीच उसने 3 अलग अलग कंपनियों में काम किया और सभी 3 को धन की हेराफेरी और वित्तीय रिपोर्टों के जाली बनाने के लिए निकाल दिया गया। यह सच नहीं हो सकता, उसने कमजोर स्वर में कहा। 2022 में वह हमारे शहर में आई। क्या तुम जानते हो क्यों? क्योंकि शिकागो में उसके खिलाफ एक रोकथाम आदेश था। उसके पूर्व प्रेमी, एक बिजनेसमैन जिसका नाम रिचर्ड अगुइरे है, ने उस पर अपने बैंक खाते से $800,000 चुराने का आरोप लगाया। झूठ, झूठ। मैंने उसे कानूनी दस्तावेजों की एक फोटोकॉपी दिखाई। यहां रोकथाम आदेश है और यहां रिचर्ड का बयान है जो विस्तार से बताता है कि कैसे सोफिया ने उसकी नजर में विश्वास हासिल किया, उसके खातों तक पहुंच प्राप्त की और पैसे के साथ गायब हो गई। मयंक ने कांपते हाथों से दस्तावेज ले लिया। उसकी आंखें बार बार पंक्तियों को पढ़ रही थीं, जैसे वह चाह रहा हो कि शब्द जादुई रूप से बदल जाए। लेकिन इसका मतलब है कि सब कुछ एक बात शुरू से ही झूठ थी। क्या आपको लगता है कि यह महज संयोग था कि सोफिया आपको शहर के सबसे महंगे होटल के बारे में मिली? वही होटल जहां वह 2 हफ्तों से रह रही थी और स्थानीय सबसे अमीर व्यवसायी के बारे में सवाल पूछ रही थी। मैंने उस जानकारी को समझने दिया, फिर आगे बढ़ा। मैं देख सकता था कि कैसे हर नए खुलासे ने उसके विवाह, उसके जीवन और खुद के बारे में उसके मन में बनी छवि को थोड़ा और नष्ट कर दिया। मैंने पढ़ना जारी रखा, अगली पन्ने पर मुड़ते हुए। आपके साथ बार में मिलने के 3 दिन बाद सोफिया ने पहले ही आपके पते, आपके घर की कीमत, आपकी वार्षिक आय और आपके परिवार की संपत्ति की जांच कर ली थी। उसे यह सब कैसे पता चला? क्योंकि ग्लोरिया मार्टिनेज अपने काम में बहुत अच्छी है और क्योंकि सोफिया उतनी स्मार्ट नहीं है जितना वह सोचती है। उसने एक बड़ा डिजिटल निशान छोड़ दिया। क्षेत्र में अमीर परिवारों के बारे में इंटरनेट पर खोजें, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रियों में पूछताछ। उसने दूसरी तारीख से पहले आपके बारे में सब कुछ जानने के लिए एक बैकग्राउंड जांच सेवा भी हायर की थी। मयंक उठकर रसोई के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। उसकी सांसें अनियंत्रित हो गईं, जैसे कि उसे चिंता का दौरा पड़ा हो। यह नहीं हो सकता, वह बार बार दोहराता रहा। यह सच नहीं हो सकता। वह मुझसे प्यार करती थी, मुझे पता था। मैं इसे महसूस करता था। आपने क्या महसूस किया? मैंने जानबूझकर निर्दयता से कहा। यह एक मास्टरपीस था। सोफिया ने ठीक ठीक अध्ययन किया कि आप किस तरह की महिला की तलाश में थे, क्या आपको खास महसूस कराता है, आपकी भावनात्मक जरूरतें क्या हैं, और वह उस परफेक्ट महिला में बदल गई। उसे कैसे पता चला कि मैं किस तरह की महिला की तलाश कर रहा था? मैंने एक और पन्ना निकाला क्योंकि उसने महीनों तक आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल का अध्ययन किया था। उसने आपकी सभी पूर्व प्रेमिकाओं का अध्ययन किया, यह विश्लेषण करते हुए कि आप किस तरह की पोस्ट पसंद करते हैं, आप क्या टिप्पणियां करते हैं। उसने यहां तक कि आपसे मिलने से पहले बातचीत करने के लिए फर्जी प्रोफाइल भी बनाई थी।
मैंने उसे उन वार्तालापों की स्क्रीनशॉट दिखाई जो सोफिया ने झूठे नामों के तहत आपके साथ की थीं। ये बातचीतें हैं जो आपने 2021 में कार्मेन हर्रेरा और लुसी रिवेरा के साथ विभिन्न डेटिंग ऐप पर की थीं। क्या आप उन्हें पहचानते हैं? मयंक ने पन्ने लिए और उन्हें बढ़ती हुई दहशत के साथ पढ़ा। ये महिलाएं, मैंने सोचा था कि ये प्रशंसक हैं। मैंने उनके साथ महीनों बात की थी इससे पहले कि सोफिया से मिला। वे सब सोफिया थीं, बेटे। उसने आपको ऐसे अध्ययन किया जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में नमूने का अध्ययन करता है। जब वह आखिरकार बार में आपसे मिली तो वह पहले से ही जानती थी कि क्या कहना है, कैसे व्यवहार करना है, किस तरह की व्यक्तिगतता अपनानी है ताकि आप उससे प्यार कर सकें। वह कुर्सी पर फिर से गिर गया। पन्ने उसके सामने ऐसे बिखरे जैसे उसकी अपनी नासमझी के सबूत। आपने मुझे शादी से पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि आप मेरे बेटे हैं और मैंने उम्मीद की थी कि मैं गलत हूं। मैंने स्वीकार किया, अपनी आवाज में थोड़ी कमजोरी महसूस करते हुए। मैंने सोचा कि शायद, सिर्फ शायद, आपने सच में प्यार पाया है और मेरी शंकाएं सिर्फ एक अधिक सुरक्षात्मक पिता की पैरानोइया हैं। लेकिन आप जानते थे कि वह खतरनाक थी। आप जानते थे कि वह एक अवसरवादी और झूठी थी। मुझे नहीं पता था कि वह एक पेशेवर अपराधी है जब तक शादी नहीं हो गई। मैंने दस्तावेजों का अंतिम भाग निकाला। यह वह सब है जो ग्लोरिया ने सोफिया के मेरे बहू बनने के बाद खोजा। और क्या है? उसने हार मानती आवाज में पूछा। प्रॉपर्टी मूल्यांकनकर्ताओं के संपर्क, संपत्ति कानून में विशेषज्ञ वकीलों से परामर्श, रिश्तेदारों की संपत्तियों पर कानूनी शक्ति प्राप्त करने के तरीके की खोजें, और सबसे महत्वपूर्ण, एक गोपनीय ईमेल खाता जहां उसने खेत के कथित खरीदार के साथ समन्वय किया। मयंक ने अचानक अपना सिर उठाया। क्या आपके पास उसके ईमेल का एक्सेस है? ग्लोरिया के अपने तरीके हैं और सोफिया ने कई खातों के लिए एक ही पासवर्ड का उपयोग करने की गलती की। मैंने उसे सोफिया और एक आदमी, डैनियल रॉड्रिगेज के बीच के ईमेल की प्रिंटआउट दिखाए। ईमेल जो मेरी सर्जरी से 3 महीने पहले के थे। यहां आप देख सकते हैं कि उन्होंने पूरे ऑपरेशन की योजना कैसे बनाई। सोफिया ने उसे $2 मिलियन के बदले सेंट सेबेस्टियन फार्म का एक्सेस देने का वादा किया। डैनियल को संपत्ति का असली मूल्य अच्छी तरह पता था, क्योंकि सोफिया ने उसे सभी मेरे लीज कॉन्ट्रैक्ट्स की अवैध प्रतियां दी थीं। उसे आपके कॉन्ट्रैक्ट्स की प्रतियां कैसे मिलीं? उसने एक रात मेरे होम ऑफिस की तलाशी ली जब वह डिनर पर आई थी। जब आप और मैं लिविंग रूम में बातें कर रहे थे, उसने बाथरूम जाने का बहाना किया और सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की तस्वीरें खींच लीं। मयंक ने अपने हाथों में सिर डाल लिया। मैं बेवकूफ हूं, पूरी तरह से बेवकूफ। हाँ, मैंने निर्दयता से कहा। आप हैं, लेकिन अब सवाल यह है, आप इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं? उसने अपना सिर उठाया और पहली बार जब से वह आया था, मैंने उसके आंखों में कुछ दृढ़ता देखी। मैं आपकी मदद करने जा रहा हूं खेत को वापस पाने में। मैं जो कुछ भी कर सकता हूं उसे ठीक करने के लिए सब कुछ करूंगा, भले ही इसका मतलब अपनी खुद की पत्नी के खिलाफ गवाही देना हो। वह आपकी पत्नी नहीं है, मैंने दृढ़ आवाज में कहा। मेरी पत्नी कभी अस्तित्व में नहीं थी, यह सिर्फ एक अभिनय था। मैंने पहली बार कुछ हद तक स्वीकृति के साथ मुस्कुराया। अच्छा, क्योंकि यही हमें करने की जरूरत है। आपको मुझे क्या करने की जरूरत है? मयंक ने पूछा, और पहली बार जब से वह आया था, उसकी आवाज उस आदमी की तरह सुनाई दी जिसे मैंने बड़ा किया था, दृढ़, संकल्पित, उस कमजोरी के बिना जिसने उसे हमेशा से परिभाषित किया था। मैंने उठकर रसोई में फोन की ओर कदम बढ़ाया। पहले हम सोफिया को कॉल करने वाले हैं। वह सिर्फ मेरी निजी जांचकर्ता नहीं है, बल्कि मेरी वकील भी है, और उसके पास आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। मैंने नंबर याद से डायल किया। सोफिया ने दूसरी घंटी पर ही फोन उठाया, जैसे वह मेरे कॉल की उम्मीद कर रही थी। रॉबर्ट, तुम्हारे बेटे के साथ मामला कैसा रहा? जैसा तुमने अनुमान लगाया था, वह मेरे साथ है, पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन अंततः सहयोग करने को तैयार है। क्या तुम आ सकती हो? अब समय है योजना को लागू करने का। मैं 20 मिनट में वहां पहुंच रही हूं। क्या तुमने उसे उस जाल के बारे में बताया जो हमने बिछाया है?
अभी नहीं। मैं चाहती थी कि तुम यहां आओ ताकि सब कुछ एक साथ समझा सकें। परफेक्ट। मैं अब जा रहा हूं। मैंने फोन रखा और मयंक की ओर देखा, जो मुझसे पूरी तरह से चौंकित नजरों से देख रहा था। कौन सा जाल? उसने पूछा। जो हमने सोफिया और उसके साथी के लिए तैयार किया है। मैंने अपनी जगह पर वापस बैठते हुए कहा। क्या तुमने सच में सोचा कि मैं 40 सालों से व्यवसाय संभालते हुए अपनी सबसे कीमती संपत्तियों को बिना कानूनी सुरक्षा के छोड़ दूंगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल, तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम इस स्थिति को पीड़ित की नजर से देख रहे हो, लेकिन मैं इस कहानी में कभी पीड़ित नहीं रहा मयंक। मैं हमेशा शिकारी रहा हूं। मैंने देखा कि वह मेरी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। उसका चेहरा धीरे धीरे भ्रम से प्रशंसा की ओर बदल रहा था। तुम मुझे बता रहे हो कि तुम्हें पता था कि क्या होने वाला है। मुझे ठीक ठीक नहीं पता था कि वे कब हमला करेंगे, लेकिन मुझे पता था कि वे करेंगे। सोफिया और मैंने इस जाल को महीनों से तैयार किया है। किस तरह का जाल? मैंने मुस्कुराया, इस बार महसूस करते हुए कि मेरे पास पूरी स्थिति पर नियंत्रण है। वो जाल जो शिकारी को शिकार बना देता है। उसकी प्रतिक्रिया से पहले हमने कार की आवाज सुनी जो ड्राइववे में आ रही थी। खिड़की के माध्यम से मैंने देखा कि सोफिया की ग्रे होंडा मयंक की कार के बगल में पार्क हो रही थी। वह आ गई, मैंने कहा, उठकर उसका स्वागत करने के लिए। अब तुम सुनोगे कि हम तुम्हारी पूर्व पत्नी को कैसे खत्म करने वाले हैं, और न केवल मेरी फार्म बल्कि बहुत कुछ भी वापस लाने वाले हैं। सोफिया बिना दस्तक दिए पीछे के दरवाजे से अंदर आई, जैसे वह हमेशा करती थी। वह 55 साल की महिला थी। उसका बालों का रंग नमक परिष्कृत था और उसकी पेनिट्रेटिंग आंखें किसी भी विवरण को नहीं छोड़ती थीं। वह 20 साल तक पुलिस की जासूस रही थी, फिर अपनी खुद की जांच कंपनी खोली। मयंक ने उसे सूखे सिर हिलाकर नमस्ते किया। तुम बहुत बुरे लग रहे हो। मैं और भी बुरा महसूस कर रहा हूं, उसने स्वीकार किया। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम अंततः समझ गए हो कि तुमने क्या किया। सोफिया ने अपनी फाइल टेबल पर रखी और खोली। क्या तुम्हारे पिता ने बताया कि हम सोफिया की शादी से पहले से उसकी जांच कर रहे थे? हाँ, उसने मुझे फाइल दिखाई। यह तो बस बुनियादी फाइल थी, उसने कहा, एक बहुत मोटी फोल्डर निकालते हुए। ये ऑपरेशन खोई हुई फार्म की पूरी फाइल है। ऑपरेशन खोई हुई फार्म? मयंक ने मुझसे अचंभित होकर पूछा। जब आप 6 महीने तक एक गुप्त ऑपरेशन की योजना बनाते हैं तो हां, इसका नाम होता है, सोफिया ने सूखे स्वर में कहा। और यह ऑपरेशन एक बड़ी सफलता थी। वह हमारे सामने बैठी और फोल्डर खोली। पहले तुम्हें समझना होगा कि सेंट सेबेस्टियन फार्म की बिक्री कभी कानूनी नहीं थी। यह तो मेरे पिता ने पहले ही बताया था। नहीं, उसने पूरी तरह से नहीं बताया। यह कानूनी नहीं था, न केवल इसलिए कि उन्होंने दस्तावेजों में हेरफेर की, बल्कि इसलिए कि सेंट सेबेस्टियन फार्म तकनीकी रूप से मौजूद नहीं है। मयंक ने कई बार पलकें झपकाईं। तुम्हारा मतलब है कि यह मौजूद नहीं है? मेरा मतलब है कि जब हम सोफिया पर शक करने लगे थे, तब तुम्हारे पिता ने संपत्ति को 3 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था। सेंट सेबेस्टियन फार्म, जो सार्वजनिक रिकॉर्ड में दिखाई देता है, दरअसल उनमें से सिर्फ एक है, जो सबसे कम मूल्यवान है। मैंने अपने बेटे की ओर देखा, उसकी चौंकी हुई प्रतिक्रिया का मजा लेते हुए। पानी के कुएं और लाखों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स अन्य 2 हिस्सों में हैं, जो अलग अलग कॉरपोरेट नामों के तहत पंजीकृत हैं। कॉरपोरेट नाम? वे कंपनियां जो मैंने सबसे कीमती संपत्तियों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से बनाई थीं। सोफिया ने वास्तव में 30 एकड़ चरागाह बेची, जिसका कोई महत्वपूर्ण व्यावसायिक मूल्य नहीं था। सोफिया ने आगे बताया, तो सोफिया को लाखों नहीं मिले? ओह हां, उसे मिले, सोफिया ने तीखी मुस्कान के साथ कहा। डैनियल ने उसे $2 मिलियन दिए एक संपत्ति के लिए, जो वास्तव में $200,000 की है। यह धोखेबाज का धोखा है, लेकिन पैसे अभी भी खो गए हैं। बिल्कुल नहीं। सोफिया ने एक और दस्तावेज निकाला। देखो, जब कोई लेन देन धोखे और दस्तावेजों की हेर-फेर पर आधारित होता है, तो सभी संबंधित संपत्तियों को फ्रीज किया जा सकता है और पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब है कि 3 दिन पहले
कोर्ट के आदेश से हमने सोफिया का ऑफशोर खाता कैरिबियन में फ्रीज कर दिया है। 2 मिलियन कानूनी हिरासत में सुरक्षित है जब तक मामला हल नहीं हो जाता। मयंक चुप था, बस मुझसे और सोफिया से देखता रहा, जैसे हम किसी अनजानी भाषा में बातचीत कर रहे हों। और भी है, सोफिया ने जारी रखा, एक संघीय जांच मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। जब एफबीआई ने हमारी केस के लिए उसके बैंक खातों की समीक्षा की तो उन्होंने अन्य अवैध गतिविधियों के सबूत पाए। संघीय जांच? तुम्हारी पत्नी सिर्फ एक छोटे मोटे धोखेबाज नहीं है मयंक। मैंने कहा कि वह अनजाने में एक उच्च स्तरीय अपराधी के साथ जुड़ी हुई है जो पिछले 2 साल से एफबीआई की नजर में है। डैनियल ने सोफिया को जो 2 मिलियन डॉलर दिए वह वास्तव में ड्रग कार्टेल के पैसे को लॉन्डर करने के लिए था। मयंक ने कहा, सोफिया, तुमने जो किया है वो तो बेवकूफी है। सोफिया ने सिर झुकाते हुए कहा, मुझे पता है मयंक, लेकिन अब हम दोनों पर कई गंभीर आरोप हैं। क्या सोफिया गिरफ्तार हो गई? मयंक ने पूछा। अभी तक नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि वो कहां है। ग्लोरिया ने मुस्कुराते हुए कहा। कहां? गोवा में एक लग्जरी सूट में, वो भी इस बात से अनजान कि उसके हर कदम पर नजर रखी जा रही है। मयंक अचानक खड़ा हो गया। यहां गोवा में? हमारे मामले में ये फेडरल एजेंट कैसे शामिल हैं? क्योंकि डेनियल रोड्रिगेज सिर्फ एक साधारण ठग नहीं है, मैंने समझाया। वो तो एक बड़े कोलंबियाई ड्रग कार्टेल का मनी लॉन्ड्रर है और सोफिया अनजाने में उसकी सहयोगी बन गई। और जब डेनियल ने अपने मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन के लिए पैसे का इस्तेमाल किया तो सोफिया भी एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक साजिश का हिस्सा बन गई, ग्लोरिया ने जोड़ा। यह तो एकदम असत्य है, मयंक ने धीरे से कहा, फिर से बैठते हुए। तुम ये कह रही हो कि मेरी पत्नी ने मुझे सिर्फ धोखा नहीं दिया, बल्कि अब वो ड्रग तस्करों के साथ भी है? पूर्व पत्नी, मैंने दृढ़ता से कहा। और हां, हम यही तुम्हें बता रहे हैं। ग्लोरिया ने एक फोल्डर बंद किया और दूसरा खोला। लेकिन अब वो हिस्सा है जो तुम्हें वास्तव में रुचित करेगा मयंक, वो हिस्सा जहां तुम न्याय लाने में मदद कर सकते हो। मुझे क्या करना होगा? सोफिया अगले 48 घंटों में तुमसे संपर्क करने की कोशिश करेगी, ग्लोरिया ने कहा। हमारी जानकारी के अनुसार वो चिंतित है क्योंकि वो अपने बैंक खाते तक पहुंच नहीं पा रही है। तुम ये कैसे जानती हो? क्योंकि हम पिछले 1 हफ्ते से उसकी संचार व्यवस्था को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। हर कॉल, हर संदेश, हर इंटरनेट एक्सेस का प्रयास फेडरल एजेंट्स द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है। जब वो तुमसे बात करेगी तो वो तुम्हें विश्वास दिलाने की कोशिश करेगी कि सब कुछ एक गलतफहमी थी। वो वादा करेगी कि वो पैसे लौटा सकती है, कि वो सब कुछ ठीक कर सकती है। और मुझे क्या करना चाहिए? उसके खेल में शामिल हो जाओ, ग्लोरिया ने जवाब दिया। उसे विश्वास दिलाओ कि तुम अभी भी उस पर भरोसा करते हो। उसे फोन पर सब कुछ बताने के लिए राजी करो। एक रिकॉर्डेड बयान, वो बयान जो उसकी और डेनियल रोड्रिगेज की किस्मत का फैसला करेगा। मयंक ने हमें एक लंबे समय तक देखा। अगर मैं ये करता हूं तो क्या हम सच में फार्म वापस पा सकेंगे? बेटा, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जब हम इस ऑपरेशन के साथ खत्म करेंगे तो हम न केवल फार्म वापस पाएंगे, बल्कि हम लाखों की वसूली भी करेंगे, साथ ही उन संपत्तियों की भी जो डेनियल रोड्रिगेज को गिरफ्तार होने पर खोनी पड़ेगी। कितना पैसा? ग्लोरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, संवैधानिक रूप से लगभग 12 मिलियन डॉलर। 12 मिलियन? मयंक ने जैसे जादुई मंत्र का जाप किया। इतना पैसा कैसे वापस मिलेगा? ग्लोरिया ने दस्तावेजों का एक नया भाग खोला। जब कोई धोखा तुम्हारी संपत्तियों का उपयोग करके किया जाता है तो कानून तुम्हें न केवल मूल मूल्य की मांग करने की अनुमति देता है, बल्कि उन सभी लाभों का भी जो उन्होंने अवैध रूप से प्राप्त किए। इसके अलावा, मैंने जोड़ा, डेनियल रोड्रिगेज की काफी संपत्ति है जो उसकी गिरफ्तारी पर जब्त की जाएगी। मियामी में एक पेंट हाउस जिसकी कीमत 3 मिलियन है, 2 मिलियन का यॉट और 3 अलग अलग देशों में बैंक खाते। और चूंकि सोफिया उस धोखाधड़ी की सीधी सहयोगी थी, तो कानूनी रूप से हमें उन संपत्तियों के एक हिस्से का अधिकार है। मयंक ने अपने बालों में हाथ फेरा। यह तो किसी फिल्म की तरह है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह सब हो रहा है। तो विश्वास करो, मैंने दृढ़ता से कहा।
और अपने आप को तैयार करो, क्योंकि अगले कुछ घंटों में तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। जैसे ही मैंने कहा, मयंक का मोबाइल फोन बजने लगा। तीनों एकदम ठहर गए। ग्लोरिया पहले प्रतिक्रिया दी। कौन है? उसने स्क्रीन देखने के लिए पास आई। मयंक ने फोन देखा और कहा, यह सोफिया है। शानदार, ग्लोरिया ने मरमड़ किया, अपने ब्रीफ केस से एक छोटा उपकरण निकालते हुए। यह हमारी उम्मीद से पहले है, लेकिन हम तैयार हैं। यह क्या है? मयंक ने उपकरण की ओर इशारा करते हुए पूछा। एक प्रोफेशनल ग्रेड कॉल रिकॉर्डर। जब एक पक्ष रिकॉर्डिंग के लिए सहमति देता है तो यह पूरी तरह से कानूनी है। ग्लोरिया ने फोन से उपकरण को जोड़ दिया। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मुझे नहीं पता कि क्या कहना है। मेरे पीछे चलो, मैंने कहा उसके बगल में बैठते हुए। जख्मी पति की तरह पेश आओ, ज्यादा गुस्से में नहीं, बस उलझन में। उसे बात करने दो। जितना ज्यादा वो बोलेगी हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा। फोन बजता रहा। मयंक ने मेरी ओर घबराए हुए नजरें डाली। मैं नहीं कर सकता। अगर मैं सब कुछ गड़बड़ कर दूं? तुम कुछ भी गड़बड़ नहीं करोगे, मैंने उसे आश्वस्त किया। बस याद रखो, उसे तुम्हारी जरूरत है, तुम उसे नहीं। वो डेस्परेट है। ग्लोरिया ने सिर हिलाया। उठाओ, स्पीकर पर रखो। कांपते हाथों से मयंक ने कॉल उठाया और स्पीकर फोन चालू किया। मयंक प्यारे, तुमने आखिरकार जवाब दिया। सोफिया की आवाज उच्च स्वर में घबराई हुई थी। मैंने तुम्हें घंटों से कॉल करने की कोशिश की। नमस्ते सोफिया, मयंक ने कहा। उसकी आवाज स्पष्ट रूप से तनी हुई थी। तुम्हारी हनीमून कैसी चल रही है? एक पल का ठहराव। मयंक, मुझे तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। क्या तुम अकेले हो? ग्लोरिया ने संकेत दिया। मैंने मयंक से फुसफुसाया। हाँ कहो। हाँ हाँ, मैं अकेला हूं। क्या हुआ? तुम चिंतित लग रही हो। फार्म की बिक्री के बारे में एक समस्या हो गई है। किस तरह की समस्या? पैसे का मामला मयंक। मैं पैसे तक नहीं पहुंच पा रही। मैंने ग्लोरिया की ओर देखा, ठीक वैसा ही जैसा हमने भविष्यवाणी की थी। तुम ये कैसे कह सकती हो कि तुम पैसे तक नहीं पहुंच पा रही? मयंक ने पूछा, हमारे स्क्रिप्ट का पालन करते हुए। बैंक खाता फ्रीज हो गया क्या? बैंक कहता है कि एक जांच चल रही है, लेकिन वो नहीं बताते कि वो किस बारे में है। कौन सा बैंक खाता? मयंक ने सही सवाल पूछा। एक और ठहराव, लंबा। मयंक, मैं तुम्हें पैसे की बिक्री के बारे में एक बात नहीं बता पाई। क्या नहीं बताया तुमने? खरीदार ने टैक्स के कारण पेमेंट का तरीका अलग चाहा, समझे? उसने मुझसे कहा कि मुझे पैसे पाने के लिए एक खास खाता खोलना होगा। सोफिया मुस्कुराई और अपनी अंगुली उठाई। सोफिया अपने ही गड्ढे में गिर रही थी। खास खाता कहां? मयंक ने दबाव डाला। कायमैन द्वीपों में। लेकिन यह पूरी तरह से कानूनी है जानू। यह बस बड़े लेन देन को संभालने का एक तरीका है। सोफिया, उस खाते में कितने पैसे हैं? चुप्पी। इतनी लंबी चुप्पी कि मुझे लगा कि कॉल कट गई है। सोफिया, क्या तुम अभी भी वहां हो? हां, मैं यहां हूं मयंक। मुझे तुम्हारा भरोसा चाहिए। उस खाते में जितना मैंने बताया उससे ज्यादा पैसे हैं। कितना ज्यादा? खरीदार सौदा खत्म करने के लिए इतना उत्सुक था कि उसने और पैसे ऑफर किए। बहुत ज्यादा? कितना ज्यादा सोफिया? मयंक की आवाज ऊंची हो गई और यह अभिनय नहीं था। असली गुस्सा उसके भीतर उभर रहा था। $2 मिलियन? मयंक, लेकिन मैं सब कुछ समझा सकती हूं। $2 मिलियन? मयंक खड़ा हो गया, गोल गोल घूमते हुए। तुम मुझे बता रही हो कि तुम्हारे पास $2 मिलियन हैं और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया? मैं तुम्हें बताने वाली थी जब मैं वापस लौटूंगी। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। मैंने सोचा हम उस पैसे का इस्तेमाल एक बड़ा घर खरीदने में कर सकते हैं, ताकि हमारे पास वो भविष्य हो जो हम हमेशा चाहते थे। ग्लोरिया ने जल्दी से कागज पर लिखा। पूछो कि खाता क्यों फ्रीज है? सोफिया, अगर सब कुछ वैसा ही है जैसा तुम कहती हो, तो खाता क्यों फ्रीज है? मुझे नहीं पता जानू, इसीलिए मैं तुम्हें बुला रही हूं। मुझे यहां आकर मदद की जरूरत है। कहां जाना है? कायमैन द्वीपों में। हम इसे मिलकर सुलझा सकते हैं। ग्लोरिया ने जोर से सिर हिलाया और लिखा, नहीं, मैं अभी नहीं जा सकती सोफिया। पिता अस्पताल से वापस आए हैं और उन्हें देखभाल की जरूरत है। तुम्हारे पिता पहले ही वापस आ गए। वो कैसे हैं? उसकी आवाज में चिंता बिल्कुल झूठी लग रही थी। ग्लोरिया ने डिस्गस्ट का इशारा किया।
वो ठीक हैं लेकिन बहुत कमजोर हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें ठीक होने में हफ्ते लगेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या उन्हें बिक्री के बारे में पता है? ग्लोरिया ने जल्दी से लिखा। कहो हाँ और उनकी प्रतिक्रिया देखो। हाँ, मैंने उन्हें बताया। उन्हें यह पसंद नहीं आया कि हमने बिना उनसे परामर्श किए निर्णय लिया। उन्होंने क्या कहा? वो नाराज थे। उन्होंने कहा कि सेंट सेबेस्टियन फार्म हमारे लिए जितना हमने सोचा उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे? उन्होंने मुझे विवरण नहीं दिए, बस कहा कि उनके पास उस संपत्ति के लिए खास योजनाएं हैं। फिर एक लंबी चुप्पी हो गई। मैं सोच सकती थी कि सोफिया इस जानकारी को पचाने की कोशिश कर रही है, यह सोचते हुए कि हम वास्तव में कितना जानते हैं। मयंक, मुझे तुमसे कुछ पूछना है और मुझे तुम्हारी पूरी ईमानदारी चाहिए। डुब, क्या तुम्हारे पिता को हमारे बारे में कुछ संदेह था? बिक्री के बारे में। ग्लोरिया और मैंने एक दूसरे को देखा। यह वही सवाल था जिसका हम इंतजार कर रहे थे। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि यहां कुछ अजीब हो रहा है। बैंक मुझसे अजीब सवाल पूछ रहा है। पैसे की उत्पत्ति के बारे में, तुमसे मेरे रिश्ते के बारे में, तुम्हारे परिवार के बारे में। किस तरह के सवाल? मुझे लगता है कि किसी ने इस लेन देन को संदिग्ध बताया है। ग्लोरिया ने लिखा, उससे पूछो कि उसे किसने रिपोर्ट किया। तुम्हें लगता है कि ऐसा किसने किया? केवल एक व्यक्ति है जिसे हमारे मामलों का इतना ज्ञान है और जो समस्याएं खड़ी करने की इतनी शक्ति रखता है। कौन? तुम्हारे पिता? मयंक, मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता को पता था कि हम क्या करने वाले हैं और उन्होंने किसी प्रकार का जाल बिछाया। मयंक ने मुझे सच्चे प्रशंसा से देखा। तुम सोचते हो कि मेरे पिता ऐसा कर सकते हैं? तुम्हारे पिता हम सबसे ज्यादा चतुर हैं और मुझे लगता है कि हमने उनके व्यवसाय और कानून के ज्ञान को कम करके आंका है। ग्लोरिया ने फिर से अपनी अंगुली उठाई। सोफिया अपने अपराध को स्वीकार कर रही थी और इसे एक योजनाबद्ध ऑपरेशन मान रही थी। सोफिया, क्या तुम मुझे बता रही हो कि मेरे पिता को पहले से पता था कि तुम क्या करने जा रही थी? नहीं। खैर हां, लेकिन जिस तरह से यह लगता है वैसा नहीं। मैं सिर्फ तैयार रहना चाहती थी ताकि कोई अवसर आए। अवसर किसके लिए? हमारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मयंक, ताकि हमें हमेशा तुम्हारे पिता पर निर्भर न रहना पड़े। मेरे पिता पर निर्भर? मेरे पास अपनी नौकरी है, अपना पैसा है, लेकिन यह हमारे लिए उस तरह की जिंदगी जीने के लिए कभी पर्याप्त नहीं होगा जिसका हम हकदार हैं। तुम्हारे पिता के पास लाखों हैं मयंक, लाखों जो किसी दिन तुम्हारे ही होंगे। ग्लोरिया ने लिखा, उसे जाली दस्तावेजों की स्वीकार्यता के लिए मजबूर करो। सोफिया, मुझे तुमसे एक बात की सच्चाई बताने की जरूरत है। क्या? जो दस्तावेज मैंने साइन किए, क्या वे सब असली थे? रुकावट। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मेरे पिता कहते हैं कि उन्होंने कभी पावर ऑन अटॉर्नी पर साइन नहीं किया। तुम्हारे पिता भ्रमित हैं, जानू। एनेस्थीसिया का असर हफ्तों तक रह सकता है। क्या तुम सुनिश्चित हो कि वह दस्तावेज असली था मयंक? तुम मुझ पर अब शक क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पिता तुम्हारे दिमाग में विचार डाल रहे हैं, ग्लोरिया ने मुस्कुराते हुए लिखा। परफेक्ट। वह बिना सीधे कहे यह स्वीकार कर रही है कि यह एक जालसाजी है। यह नहीं है कि मैं तुम पर शक करती हूं, सोफिया। मयंक ने ग्लोरिया के लिखित निर्देशों का पालन करते हुए कहा, लेकिन मेरे पिता मूल दस्तावेज देखना चाहते हैं। वह कहते हैं कि उन्हें इसकी प्रामाणिकता को अपने कानूनी रिकॉर्ड के लिए सत्यापित करने की आवश्यकता है। अरे, वह ऐसा क्यों चाहेंगे जो उन्होंने खुद साइन किया? क्योंकि वह कहते हैं कि उन्हें याद नहीं है कि उन्होंने साइन किया था। और तुम जानते हो मेरे पिता, वह अपने दस्तावेजों के साथ बहुत सतर्क हैं। एक चुप्पी इतनी लंबी थी कि मुझे लगा सोफिया ने कॉल काट दिया। अंततः उसकी आवाज वापस आई, लेकिन यह अलग लग रही थी और अधिक सतर्क। बेटे की बेवकूफी। मयंक, मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि हमें परेशानी हो, सोफिया ने कहा। उसके चेहरे पर चिंता थी। क्यों वो ऐसा करेगा? मयंक ने हैरानी से पूछा। क्योंकि उसे कभी भी मुझसे पसंद नहीं आया। जब से हम मिले हैं उसने हमेशा सोचा कि मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूं। सोफिया ने एक कागज पर लिखा, उससे पूछो कि असली दस्तावेज कहां है। असली दस्तावेज कहां है?
हम उसे दिखा सकते हैं और इस पूरी गलतफहमी को सुलझा सकते हैं। दस्तावेज एक सुरक्षित जगह पर है, मयंक ने उत्तर दिया। कौन सी सुरक्षित जगह? सोफिया ने जिज्ञासा से पूछा। बैंक के लॉकर में, तुम्हारे पिता के अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ, मयंक ने कहा। सोफिया और ग्लोरिया ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा। सोफिया सच बोलने की जगह झूठ बनाने में जुटी हुई थी, हर शब्द के साथ खुद को और गहरा खोदते हुए। कौन सा बैंक? मयंक ने दबाव डाला। फर्स्ट नेशनल डाउनटाउन। तुम्हारे पिता ने सर्जरी से पहले मुझे उसके लॉकर का एक्सेस दिया था। मेरे पिता ने तुम्हें उसके लॉकर का एक्सेस दिया? मयंक की आवाज ऊंची हो गई। यह कब हुआ? यह ऑपरेशन से एक दिन पहले हुआ। उन्होंने कहा कि आपात स्थिति में परिवार के किसी सदस्य को उसके महत्वपूर्ण दस्तावेजों तक पहुंच होनी चाहिए। ग्लोरिया ने तेजी से लिखा, वह लॉकर मौजूद नहीं है। तुम्हारे पिता का कभी ऐसा कोई लॉकर नहीं था। सोफिया, क्या तुम सुनिश्चित हो कि यह फर्स्ट नेशनल डाउनटाउन था? क्योंकि मेरे पिता हमेशा वेल्स फार्गो का इस्तेमाल करते थे। हां, तुम सही हो। मैं भ्रमित हो गई। यह वेल्स फार्गो है और तुम्हारे पास चाबियां हैं। हां, मेरे पास चाबियों की एक कॉपी है। ग्लोरिया ने सिर हिलाया और लिखा, झूठ के बाद झूठ। और दबाव डालो। क्या तुम कल बैंक जाकर दस्तावेज ला सकती हो ताकि हम उसे दिखा सकें और सब कुछ सुलझा सकें? मयंक, मैं अब वापस नहीं आ सकती। मुझे पहले बैंक खाते की समस्या सुलझानी है। किस समस्या के बारे में? अगर सब कुछ कानूनी है तो इसे सुलझाना आसान होना चाहिए। यह जटिल है प्रिय। बैंक डैनियल खरीदार के बारे में सवाल पूछ रहा है। डैनियल के बारे में किस तरह के सवाल? उसकी वित्तीय पृष्ठभूमि के बारे में, उसके अन्य लेन देन के बारे में। ऐसा लगता है कि वह किसी चीज की जांच के दायरे में है। ग्लोरिया ने मुस्कुराते हुए दोनों अंगूठे उठाए। सोफिया ने अभी अभी स्वीकार किया था कि उसे डैनियल की कानूनी समस्याओं के बारे में पता था। किस चीज की जांच? मयंक ने पूछा। मुझे नहीं पता। उसके व्यापारिक लेन देन में अनियमितताओं के बारे में कुछ। सोफिया, क्या तुमने इस डील के बारे में बात करते समय इन अनियमितताओं के बारे में जाना था? बिल्कुल नहीं। मुझे कैसे पता होता? ग्लोरिया ने लिखा, उससे पूछो कि उसने उसे कैसे मिला। तुम डैनियल से कैसे मिली? मैंने पहले ही बताया था, मेरे पास रियल एस्टेट सेक्टर में संपर्क थे। लेकिन तुम उससे कैसे मिली? एक सामान्य दोस्त के माध्यम से। कौन दोस्त? जो मुझे मेरी पिछली नौकरी पर मिला। कौन सी नौकरी? मुझे लगा तुम एक छोटी कंपनी में प्रशासन में काम कर रही थी। एक लंबा ठहराव। हां, यह सही है। तो वह नौकरी तुम्हें करोड़पति फार्म खरीदारों से कैसे जोड़ती है? मयंक, तुम मुझे ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं कोई अपराधी हूं। मैं तुमसे सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूं कि हम इस स्थिति में कैसे पहुंचे। स्थिति सरल है। मैंने एक अच्छा सौदा किया। पैसे प्रशासनिक कारणों से अस्थायी रूप से रोक दिए गए हैं और तुम्हारे पिता समस्या पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है कि हमने स्वतंत्र निर्णय लिए। ग्लोरिया ने लिखा, उससे पूछो कि उसे डैनियल के बारे में कितना पता था। सच सच बताओ सोफिया, तुम्हें डैनियल को कितने समय से जानती हो? यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर यह डील कानूनी मुद्दा बनता है तो मुझे सभी विवरण जानने की जरूरत है। मैंने उसे कुछ महीनों से जाना है, शायद 4 या 5 महीने। लेकिन क्या तुमने नहीं कहा कि तुमने उसे तब संपर्क किया जब पिताजी बीमार हुए थे? हां। खैर, मैंने पहले उसके साथ सामान्य रूप से संपत्ति बाजार के बारे में बात की थी। क्या तुमने विशेष रूप से मेरे पिता की संपत्तियों के बारे में बात की? शायद मैंने कहा कि तुम्हारे परिवार की जमीन इस क्षेत्र में है। ग्लोरिया ने लिखा, पूर्व नियोजन की स्वीकृति, और उसने पिताजी की जमीन में विशेष रुचि दिखाई। उसने सामान्य रूप से ग्रामीण संपत्तियों में रुचि दिखाई। सोफिया, क्या तुमने विशेष रूप से सेंट सेबेस्टियन फार्म के बारे में उसे बताया? मैंने शायद इसका जिक्र किया। तुमने इसे कब जिक्र किया? मुझे ठीक से याद नहीं है। क्या यह सर्जरी की तारीख से पहले था या बाद में? पूर्ण चुप्पी। एक चुप्पी जो इतनी लंबी थी कि मयंक ने फोन को देखा, यह सुनिश्चित करने के लिए
कि कॉल कट नहीं गई थी। सोफिया, क्या तुम अभी भी वहां हो? हाँ, मैं यहां हूं। मयंक, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि यह विवरण अब क्यों महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि मुझे यह समझना है कि क्या यह योजनाबद्ध था या यह एक स्वाभाविक निर्णय था। यह एक अवसर था जो पारिवारिक संकट के दौरान आया, और कुछ नहीं। ग्लोरिया ने लिखा, उससे $2 मिलियन बनाम $200,000 के बारे में पूछो। सोफिया, मुझे पैसे के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा? तुमने मुझे बताया कि संपत्ति $200,000 में बिकी, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि खाते में $2 मिलियन हैं। मैंने पहले ही समझाया कि खरीदार ने पहले से तय राशि से अधिक पैसा ऑफर किया। उसने कब अधिक पैसा ऑफर किया? साइन करने से पहले या बाद में? बाद में, जब उसने संपत्ति को देखा और उसकी असली कीमत को समझा। उसकी असली कीमत? उसने कौन सी विशिष्ट मूल्य देखा जो हमने नहीं देखा? मयंक, तुम मुझ पर इतना दबाव क्यों डाल रहे हो? तुम्हें खुश होना चाहिए कि हमें उम्मीद से अधिक पैसे मिले। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मेरे पिता कहते हैं कि वह संपत्ति $2 मिलियन से कहीं अधिक की है। कहां अधिक? तुम क्या कहना चाहते हो? वह कहते हैं कि उस फार्म में विशेष अनुबंध हैं जो इसे 15 मिलियन से अधिक का बनाते हैं। उसके बाद की चुप्पी ने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल चुप्पी थी। मैं सोफिया को दूसरी तरफ सोचते हुए कल्पना कर सकता था। वह यह तय करने की कोशिश कर रही थी कि क्या कहना है। यह असंभव है, उसने आखिरकार कहा। तुम्हारे पिता तुम्हें डराने के लिए बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। क्या तुम सुनिश्चित हो? क्योंकि वह अपने आंकड़ों को लेकर बहुत आत्मविश्वासी लगते हैं। मयंक, तुम्हारा पिता तुम्हें मेरे खिलाफ करने के लिए, तुम्हें नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। या शायद तुमने मुझे इस बात के लिए मजबूर किया कि मैं कुछ ऐसा बेचूं जिसकी असली कीमत मुझे नहीं पता थी। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। फिर तुम यह कैसे समझाओगे कि डैनियल $2 मिलियन देने को तैयार है जबकि उसकी असली कीमत केवल $200,000 है? उसे ऐसा लगा होगा कि हमने जो संभावनाएं देखी नहीं, वह उन्हें देखी हैं। या शायद वह ठीक ठीक जानता था कि वह क्या खरीद रहा था क्योंकि तुम्हारे पास वह जानकारी थी जो मुझे नहीं थी। मयंक, तुम पागल हो रहे हो। क्या मैं पागल हूं या अब मैं सच को देखना शुरू कर रहा हूं? सोफिया की आवाज पूरी तरह बदल गई। वह ठंडी और गणनात्मक हो गई। उसका मुखौटा गिर गया था। तुम जानती हो मयंक, मुझे लगता है तुम्हारे पिता ने तुम्हारा पूरी तरह मस्तिष्क धो लिया है। तुम ठीक वैसे ही व्यवहार कर रहे हो जैसे वह चाहते थे। हां, उन्होंने जानबूझकर यह सब किया। उन्होंने यह योजना बनाई कि जब तुम पूरी रकम के बारे में जानोगे तो तुम संदेह करने लगोगे। उन्होंने सब कुछ मेरे खिलाफ तुम्हें करने के लिए योजना बनाई। ग्लोरिया ने लिखा, दबाव डालते रहो, वह सब कुछ बताने वाली है। सोफिया, क्या तुम मुझे बता रही हो कि मेरे पिता को पहले से पता था कि तुम क्या करने वाली हो? तुम्हारे पिता हम सभी से ज्यादा चालाक हैं। तुम हम सभी से क्या मतलब ले रही हो? और कौन इसमें शामिल है? थोड़ी रुकावट? कोई और नहीं, बस हम में डैनियल भी शामिल है। डैनियल सिर्फ एक खरीदार है, एक ऐसा खरीदार जिसके पास 2 मिलियन नकद थे, जबकि खरीद का निर्णय केवल 3 दिन में हुआ। गंभीर निवेशक हमेशा पूंजी उपलब्ध रखते हैं। सोफिया, मयंक ने कहा। उसकी आवाज अब पूरी तरह दृढ़ थी। मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे पूरी सच्चाई बतानी चाहिए। पूरी सच्चाई? सोफिया की आवाज विषाक्त हो गई। उन सभी मीठी और चिंतित पत्नी के लक्षण गायब हो गए थे। पूरी सच्चाई क्या है मयंक? ठीक है, मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताती हूं। ग्लोरिया और मैंने आगे की ओर झुककर सुनना शुरू कर दिया। महीनों की जांच और योजना के बाद हम आखिरकार एक पूरी स्वीकारोक्ति सुनने वाले थे। सच ये है कि तुम्हारा पिता शुरू से ही सही था। मैं जानती थी कि मैं क्या कर रही थी। मैं उस फार्म की असली कीमत से तुम्हारे साथ शादी करने से पहले ही जानती थी। मयंक जैसे बिजली का झटका लगने पर ठिठक गया। शादी से पहले? जब मैं तुमसे मिली थी प्रियपति, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह संयोग था कि मैं उस विशेष बार में, उस विशेष रात में ठीक तुम्हारी पसंद के कपड़े पहनकर गई थी? सोफिया, मैंने हमारे पहले डेट से पहले 3 महीने तक तुम्हारा अध्ययन किया। मैं जानती थी कि तुम हर शुक्रवार काम के बाद उस बार जाती थी।
मैं जानती थी कि तुम अपने पूर्व प्रेमिका से अलग हो गई थी। मैं जानती थी कि तुम जल्दी से उन महिलाओं से प्रेम कर लेते हो जो दिखने में कमजोर और स्वतंत्र लगती हैं। ग्लोरिया ने मेरे हाथ पर हाथ रखा और फुसफुसाई, यह हमारी अपेक्षा से बेहतर है। यह सब एक झूठ था, मयंक ने रुंधे गले से पूछा। सब कुछ नहीं, मैंने तुम्हारे साथ कुछ पल का आनंद लिया। तुम एक अच्छे इंसान हो मयंक, बहुत अच्छे, बहुत भरोसेमंद, बहुत आसानी से नियंत्रित होने वाले। और शादी तुम्हारे परिवार के दस्तावेजों तक कानूनी पहुंच पाने के लिए आवश्यक थी। एक प्रेमिका कई जिज्ञासु सवाल पूछ सकती है, लेकिन एक पत्नी के कानूनी अधिकार होते हैं। मयंक ने मुझे आंसुओं से भरी आंखों से देखा। मैंने चुपचाप सिर हिलाया, उसे आगे बढ़ने की ताकत देने के लिए। तुम फार्म चुराने की योजना कितने समय से बना रहे थे? यह चोरी नहीं थी, यह एक स्मार्ट व्यवसाय था, और मैं इसे तुम्हारे साथ शादी करने के दिन से ही योजना बना रही थी। तुम्हारे पिता की सर्जरी ने बस समय सीमा को तेज कर दिया। तुम पानी के अनुबंधों के बारे में कैसे जानती थीं? क्योंकि तुम्हारे विपरीत मैंने तुम्हारे परिवार की संपत्ति की पूरी जांच की थी। मैंने एक निजी जांचकर्ता को रखा, सार्वजनिक रिकॉर्ड की समीक्षा की, फार्म के कर्मचारियों से बात की। ग्लोरिया ने लिखा, उसे डेनियल के बारे में पूछो। डेनियल, तुम वास्तव में उसे कब से जानती हो? डेनियल और मैं 2 वर्षों से साथी हैं। वह विकास की संभावनाओं वाले कम मूल्य वाले ग्रामीण संपत्तियों की पहचान में विशेषज्ञ है। किस चीज में साथी? विभिन्न व्यवसायों में। तुम्हारे पिता का फार्म कई परियोजनाओं में से एक था। धोखाधड़ी परियोजनाएं, स्मार्ट संपत्ति, अधिग्रहण परियोजनाएं। यह हमारी गलती नहीं है कि मालिकों को यह समझ में नहीं आता कि उनके पास क्या मूल्य है। मयंक उठकर गोल गोल चलने लगा। सोफिया, क्या तुम समझती हो कि तुमने कई संघीय अपराधों की स्वीकारोक्ति की है? अपराध? कौन से अपराध? जो कुछ भी हमने किया वह कानूनी था। तुमने मेरे पिता के हस्ताक्षर की नकल की, इसे साबित करो। ये 2 शब्द ऐसी ठंडक के साथ कहे गए कि मेरे खून को जमा दिया। यह वह शर्मीली सोफिया नहीं थी जिसे मैंने जाना था। यह एक अनुभवी अपराधी थी। मुझे माफ करो, मैंने कहा। इसे साबित करो, क्योंकि कोई भी यह साबित नहीं कर सकता कि वह हस्ताक्षर तुम्हारे पिता द्वारा सर्जरी से पहले की एक क्षणिक स्पष्टता में अधिकृत नहीं किया गया था। ग्लोरिया ने तेज मुस्कान के साथ लिखा, वह नकल की स्वीकार कर रही है। सोफिया, क्या तुम यह स्वीकार कर रही हो कि तुमने दस्तावेजों की नकल की? मैं कुछ भी स्वीकार नहीं कर रही हूं जो मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताती हूं जिसका तुम उपयोग कर सकते हो। तुम्हारा पिता कभी भी वह फार्म वापस नहीं पाएंगे। तुम इतनी सुनिश्चित क्यों हो? क्योंकि डेनियल ने पहले ही इसे पनामा की एक ऑफशोर कंपनी को बेच दिया है, और उस कंपनी ने पहले ही पानी के कुओं का व्यावसायिक शोषण शुरू कर दिया है। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे पेट में मुक्का लगा। ग्लोरिया ने मुझसे चिंता से देखा, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग जारी रखने का संकेत दिया। उसने इसे कितने में बेचा? मयंक ने पूछा। $12 मिलियन में। मेरा हिस्सा 4 करोड़ रुपए है। दानियल के पास 8 हैं। तुम्हारा हिस्सा? तो तुम दोनों न केवल मेरे पिता के साथ धोखा करने की योजना बना रहे हो, बल्कि उस कंपनी के साथ भी जो इसे खरीदने आई थी। वह कंपनी दानियल की शेल कंपनी थी। पूरा प्रक्रिया संपत्ति को जल्दी से जल्दी स्थानांतरित करने के लिए बनाई गई थी। सोफिया, क्या तुम्हें एहसास है कि तुम मुझसे एक बड़े आपराधिक साजिश की स्वीकार कर रही हो? मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि असली दुनिया कैसे काम करती है मयंक। तुम्हारे परिवार के पास उस खेत का वर्षों से है, लेकिन तुमने उसकी पूरी क्षमता को नहीं बढ़ाया। हम इसे चुराकर, कानूनी तरीकों से अधिग्रहित करके और फिर इसके उपयोग को अनुकूलित करके कर रहे हैं। ग्लोरिया ने लिखा, उससे उस पैसे के बारे में पूछो जो फंसा हुआ है। अगर सब कुछ वैसा ही कानूनी था जैसा तुम कहती हो, तो तुम्हारे खाते में पैसे क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि तुम्हारे प्यारे पिता उतने बेवकूफ नहीं हैं जितना हमने सोचा था। जाहिर है, उन संपत्तियों पर कुछ कानूनी सुरक्षा थी जिसे हमने नहीं पहचाना। वह सुरक्षा किस तरह की थी मुझे यकीन नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो संपत्ति हमने बेची थी उसका विभाजन उतना सरल नहीं था जितना हमने सोचा था।
मैंने ग्लोरिया के साथ गर्व से देखा। सोफिया सीधे हमारे जाल में फंस गई थी। संपत्ति का विभाजन। जाहिर है तुम्हारे पिता ने बिक्री से पहले सेंट सेबास्टियन खेत को कई अलग अलग हिस्सों में कानूनी रूप से विभाजित किया था। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तकनीकी रूप से दानियल ने केवल उस हिस्से को खरीदा जो उसे लगता था कि वह खरीद रहा है, और पानी के कुएं दूसरे हिस्सों में हैं, जो अभी भी तुम्हारे पिता की संपत्ति हैं। मयंक ने मुझे पूरी प्रशंसा के साथ देखा। तो पिता, तुमने उन्हें चालाकी से मात दे दी। तुम्हारे पिता ने शुरुआत से ही सबको मात दी है, मैंने फोन उठाते हुए कहा। नमस्ते सोफिया, मैं रॉबर्ट हूं। जो चुप्पी उसके बाद आई वह पूरी तरह से खामोश थी। मैं सोफिया के चेहरे पर उस घबराहट की कल्पना कर सकता था जब उसे एहसास हुआ कि वह उस व्यक्ति के सामने सब कुछ स्वीकार कर रही है जिसे उसने धोखा देने की कोशिश की थी। रॉबर्ट, उसने अंततः कहा। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट थी। हाँ हाँ प्यारी बहू, मैंने तुम्हारी इस बहुत ही जानकारीपूर्ण कबूलियत को सुना है। तुम मेरी कही हुई किसी भी चीज का उपयोग नहीं कर सकती। ये एक निजी बातचीत थी। वास्तव में मैं कर सकता हूं, क्योंकि मयंक ने कॉल रिकॉर्ड करने के लिए सहमति दी थी, और क्योंकि ग्लोरिया मेरी वकील एक गवाह के रूप में मौजूद थी। ग्लोरिया? ग्लोरिया मार्टिनेज, जो एक निजी जासूस भी है, लाइसेंस प्राप्त और धोखाधड़ी के मामलों में विशेषज्ञ है। नमस्ते सोफिया, हम बहुत जल्द व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे। यह कानूनी नहीं है। यह पूरी तरह कानूनी है। ग्लोरिया ने हस्तक्षेप किया। और तुम्हारी कबूलियत ने तुम्हारी और दानियल रोड्रिगेज की किस्मत को सील कर दिया है। तुम कुछ साबित नहीं कर सकती। मेरी प्रिय, मैंने अपनी आवाज में मुस्कान लाते हुए कहा, हमें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। तुमने हमारे लिए सब कुछ साबित कर दिया। दानियल द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध अमान्य हैं क्योंकि वे फर्जी दस्तावेजों पर आधारित थे। जिस संपत्ति को उसने खरीदा है उसमें पानी के अधिकार शामिल नहीं हैं, और जो पैसे उसने तुम्हें दिए हैं वे पहले से ही संघीय निगरानी में हैं। संघीय? दानियल रोड्रिगेज पर एफबीआई द्वारा पैसे की सफाई के लिए जांच हो रही है। तुम्हारे द्वारा जो 4 करोड़ रुपए का जिक्र किया गया है वह उस जांच का हिस्सा है। तुम यह नहीं कर सकती। हमने पहले से ही किया सोफिया, जबकि तुम अपनी नकली हनीमून का आनंद ले रही थी। हम संघीय अधिकारियों के साथ मिलकर तुम्हारे पूरे ऑपरेशन को खत्म करने में लगे थे। मयंक, उसकी आवाज में विनती थी, तुम गवाही दे सकते हो कि मुझे नहीं पता था कि दानियल की कानूनी समस्याएं हैं? नहीं, मयंक ने दृढ़ता से कहा। मैं तुम्हारे लिए फिर कभी झूठ नहीं बोलूंगा। क्या तुम जानते हो कि इस सब में सबसे विडंबनापूर्ण क्या है? मैंने पूछा। क्या? यह कि अगर तुम मुझसे ईमानदारी से आती, अगर तुम मुझसे मयंक के भविष्य के लिए मदद मांगती, तो शायद मैं मदद कर देता। हम तुम्हारी समृद्धि को सुरक्षित करने के लिए वैध तरीके खोज सकते थे, लेकिन इसके बजाय तुमने धोखे का रास्ता चुना, और अब तुम इसके परिणाम भुगतोगी। यह खत्म नहीं हुआ, सोफिया ने कहा। उसकी आवाज में जहर था। तुम सही हो, मैंने सहमति दी। यह खत्म नहीं हुआ क्योंकि अब वह हिस्सा आता है जहां अधिकारी तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि जबकि हम इस बातचीत कर रहे थे, संघीय एजेंट गिरफ्तारी के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे, एक आदेश जो उन्हें अभी मिला है। तुम झूठ बोल रही हो ग्लोरिया, मैंने कहा। क्या तुम सोफिया को यह पुष्टि कर सकती हो कि मैं झूठ नहीं बोल रहा? ग्लोरिया ने मुस्कुराते हुए कहा। सोफिया, अपने होटल की खिड़की से बाहर देखो। वहां चुप्पी थी। फिर कदमों की आवाज आई, फिर एक मफल्ड उन्माद। न्याय में स्वागत है प्रिया, मैंने धीरे से कहा। मैं आशा करता हूं कि तुमने अपनी हनीमून का आनंद लिया, क्योंकि यह तुम्हारे लिए लंबे समय तक आखिरी चीज होगी। कॉल खत्म हो गई। मयंक ने मुझे प्रशंसा, आश्चर्य और आभार के मिश्रण के साथ देखा। पिता, उसने अंततः कहा, तुम अद्भुत हो। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया, उसे मजबूती से गले लगाते हुए। मैं सिर्फ एक पिता हूं जो अपने परिवार की रक्षा कर रहा है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो आप मुझे सुपर थैंक्स बटन दबाकर समर्थन कर सकते हैं। इससे मैं ऐसी और भी कहानियां लिख सकूंगा। आपका बहुत धन्यवाद। और आप
इस व्यक्ति की जगह पर क्या करते? मुझे वास्तव में आपके विचार जानने हैं, तो इसे यहां टिप्पणियों में लिखें। मैं हमेशा जानने के लिए उत्सुक हूं कि आप क्या सोचते हैं। ओह, और मुझे यह भी बताएं कि आप यह कहानी कहां से देख रहे हैं। अगर आप ऐसी और जीवन की कहानियां सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और पिता की सलाह चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए और भी कई कहानियां इंतजार कर रही हैं। एक बड़ा गले लगाना और अगली बार तक।